नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गैरसैंण की खबर के साथ, जहां सबसे पहले बात करेंगे गैरसैंण बजट सत्र की। बजट सत्र का चौथा दिन है। सदन में आज बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मंत्री धन सिंह रावत के विभागों के सवाल आएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता से जुड़े सवाल आ जाएंगे, जिस पर आज चर्चा होगी। 18% से भी ज्यादा के करीब इस बार का जो बजट है वो पेश किया गया। कल प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को लेकर कहा कि सबसे ज्यादा फायदा हम इस बार युवाओं को दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं और साथ ही जितने भी पर्यटक हैं उनके लिए ये बजट बेहद खास है। तो वहीं गैरसैंण में धामी कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 1:30 बजे गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक होगी। आबकारी नीति पर मुहर लग सकती है, पर्यटन नीति पर भी मुहर लग सकती है। तो आबकारी नीति और पर्यटन नीति दोनों पर ही मुहर लग सकती है। आज कैबिनेट की बैठक होगी 1:30 बजे के करीब और इसमें ये इन दोनों ही नीतियों पर मुहर लग सकते हैं। तो आज की जो कैबिनेट की ये बैठक है बेहद खास है। धामी कैबिनेट में दोपहर 1:30 बजे आबकारी नीति और पर्यटन नीति को लेकर इसमें चर्चा होगी और साथ ही साथ कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। इन दोनों ही नीतियों में कई नई चीजों को भी डाला गया है, जोड़ा गया है और इसके साथ ही आबकारी नीति पर भी मुहर लग सकती है। गैरसैंण से दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, चौथा दिन है क्योंकि आज बजट सत्र का, जिसमें कि आज चर्चा होगी बजट को लेकर। कल के बजट के बाद से ही कितने सैटिस्फाई हैं उत्तराखंड के लोग? जब आप ग्राउंड जीरो पर गए, आपने बातचीत की, क्या कहना था उनका? दूसरी चीज, विपक्ष का क्या रुख रहा? बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का गैरसैंण से बजट रखा गया। पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां से बजट रखा, यहां पर सत्र हो रहा है और उनका ये पहला सत्र यहां पर रहा। जो बजट रहा लगभग 77,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें कहीं ना कहीं जो झलक देखने को मिली वो ये कि जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर चाहे वो स्टेट लेवल की जो स्कीम्स चल रही हैं उन स्कीम्स में पैसा दिया जाए, चाहे वो पर्यटन से जुड़ी हुई स्कीम्स हो, हेल्थ से जुड़ी हुई स्कीम्स हो, समाज कल्याण से जुड़ी हुई स्कीम्स हो, जो सीधे सीधे महिलाओं को फायदा देती हो, युवाओं को फायदा देती हो। और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिएक्शन जो पब्लिक से हमने बातचीत की, उनका रिएक्शन इसको लेकर है कि सही पॉलिसी पर अगर काम होगा तो डेवलपमेंट होगा। वही विपक्ष का कहना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सब कुछ, महंगाई में कमी हो, बेरोजगारी दूर हो, तब जाकर माना जाए कि बजट बेहतर है। लेकिन ये विपक्ष और पक्ष की अपनी राजनीति है। रही बात कि आज क्या कुछ रहेगा, तो आज बजट सत्र का चौथा दिन है और आज बजट पर चर्चा होनी है। आज नेता विपक्ष भी बोलेंगे और मुख्यमंत्री भी बजट पर बोलेंगे। इसके साथ साथ आज विपक्ष इसी दौरान जोशीमठ का मुद्दा सदन में उठा सकता है, क्योंकि जोशीमठ में इस साल जनवरी में जिस तरह की स्थितियां थी, वहां पर हालांकि अब मुआवजा बढ़ चुका है, जमीनों का मुआवजा बढ़ रहा है, मकानों का मुआवजा बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का कहना है कि वहां पर इस तरीके से काम नहीं हुआ जिस प्लान के साथ काम होना चाहिए था। आज ये मुद्दा भी उठ सकता है। इसके साथ साथ आज दोपहर 1:30 बजे धामी कैबिनेट की बैठक भी है। इसमें 2 पॉलिसीज का आज माना जा रहा है कि कंफर्म तौर पर आएंगी, जिसमें एक्साइज पॉलिसी है, जिससे एक बड़ा रेवेन्यू उत्तराखंड को मिलता है। पिछले 2 सालों में 6800 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ आबकारी विभाग से मिला है। तो ऐसे में अगले साल के लिए क्या पॉलिसी होगी? 1 अप्रैल से नई पॉलिसी लागू होनी है। शराब की जो दुकानें वो 1 साल के लिए मिलेंगी, 2 साल के लिए मिलेंगी, कितना रेवेन्यू का टारगेट कितना और बढ़ाया जाएगा, इस सब पर नजर आएगी। इसके साथ टूरिज्म पॉलिसी क्या कुछ रहेगी, क्योंकि टूरिज्म को लेकर यह माना जा रहा है कि जितने अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, समय की कमी की वजह से भी मैं हर पॉलिसी के बारे में आपसे विस्तार से नहीं समझ सकती, लेकिन हाँ, आज जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक धामी की तरफ से ली जाएगी, उसमें 2 नीतियों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। एक तो आबकारी नीति और पर्यटन नीति। ये दोनों ही नीतियां उत्तराखंड के लिए कितने खास है?
बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड में रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा सोर्स यहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट है या एक्साइज है, शराब है। शराब का पिछले 2 सालों की पॉलिसी तैयार की गई थी, 2 साल के लिए दुकानें यहां पर दी गई थी, 6800 करोड़ का टारगेट वहां से आया। लेकिन अब चैलेंज ये है कि अगर शराब को सस्ता किया जाए, क्योंकि यूपी और दिल्ली में शराब सस्ती रही, तो क्या सस्ता किया जाएगा, फिर उसके किस तरीके से रिएक्शंस आते हैं। अगर शराब महंगी होती है तो किस तरीके से फिर उसमें रेवेन्यू आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, टारगेट को कितना और बढ़ाया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से एक्साइज पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बड़ी रेवेन्यू वहां से आता है, एक बड़ा राजस्व उस सेक्टर से आता है। इसलिए टूरिज्म पॉलिसी की जहां तक बात करें तो उत्तराखंड को टूरिज्म स्टेट कहा जाता है, पर्यटन राज्य कहा जाता है। तो यहां पर चाहे साहसिक पर्यटन हो, होम स्टेज हो, इन सब को एक पॉलिसी इसके लिए हो ताकि कोई भी इसमें अगर काम करना चाहे तो उसको सहूलियत दी जा सके, नियम कायदों में थोड़ी उसको राहत मिल सके। तो इसको लेकर टूरिज्म पॉलिसी भी आज आने की पूरी उम्मीद है। तो ये 2 पॉलिसी इस लिहाज से उत्तराखंड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया दीपांकर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कल अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। गैरसैंण विधानसभा में पेश किए गए बजट में पूरा जोर रोजगार और स्वरोजगार पर रहा है। साथ ही किसान, महिला और कमजोर वर्गों के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेतन भत्ते और पेंशन में ही बजट का 35% खर्च हो जाएगा। धामी सरकार का ये धाकड़ बजट गैरसैंण विधानसभा में पूरा पेश कर दिया गया है और लगभग 35% बजट खर्च किया गया है वेतन भत्ते और पेंशन पर। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण विधानसभा में 77,407 करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 9,000 करोड़ ज्यादा है। इस बार के बजट में पूरी तरह से स्वरोजगार, रोजगार पर फोकस किया गया और साथ ही लोगों की आय बढ़ाने के साथ ही इनकम के साधन जनरेट करने पर और कमजोर वर्गों को आगे लाने पर जोर दिया गया। बजट के मुताबिक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 815 करोड़ रुपए का बजट, पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ का बजट, उद्योग विभाग के लिए 461 करोड़ का बजट, वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का बजट, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए 302 करोड़ का बजट, टिहरी झील डेवलपमेंट के लिए 15 करोड़ का प्रावधान, शिक्षा और युवा कल्याण विभाग के लिए 10,459 करोड़ का बजट, कृषि विभाग के लिए 1,294 करोड़ रुपए। सशक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया है। हमने अग्रणी उत्तराखंड को ध्येय वाक्य माना है और हम इस संकल्प की सिद्धि के लिए बहुआयामी कार्य योजना प्रारंभ कर चुके हैं। हम एक और व्यवसायियों, उद्योगपतियों और नए उद्यमों में उद्यमिता की भावना तथा शक्ति का संचार करने के लिए आवश्यक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कमजोर और गरीब लोगों के विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं और अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और कमजोर वर्गों को मजबूत करने के लिए भी बजट में खास प्रावधान किए गए। बजट के मुताबिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 4,270 करोड़ का बजट, अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के लिए 400 करोड़, समाज कल्याण, महिला बाल विकास के लिए 2,850 करोड़, निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़, किसान पेंशन के लिए 35 करोड़, नंदा गोरा योजना के लिए 282 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 26 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में 19 करोड़ 95 लाख रुपए। राज्य में अवस्थापना विकास पर भी खासा जोर दिया जा रहा है और योजनागत खर्चों में भी इजाफा किया गया है। बजट के मुताबिक जिला योजना का बजट पिछले साल से 26% बढ़ा है। जिला योजना के लिए 925 करोड़ का बजट, पीडब्ल्यूडी के लिए 2,791 करोड़ का बजट, स्थानीय निकायों के लिए 3,343 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 1,251 करोड़, जोशीमठ जैसे हादसों के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस पर किया गया। G20 के लिए 100 करोड़ का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1,300 करोड़ का प्रावधान, गन्ना किसानों की पेमेंट के लिए 215 करोड़ का बजट। कुल मिलाकर गैरसैंण विधानसभा से धामी सरकार का फोकस राज्य में रोजगार देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और राज्य में इंफ्रा को बेहतर करना रहा। गैरसैंण से दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो वहीं आज से उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं और सुबह 10 बजे से शुरू होगी ये परीक्षा। करीब 1,253 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस बार 83 नए सेंटर बनाए गए हैं। 198 अति संवेदनशील सेंटर है। हरिद्वार जिले में 9 अति संवेदनशील सेंटर,
है। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 45 है ये सेंटर संवेदनशील। 10वीं में 1,27,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। 12वीं में 1,32,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और शुरुआत क्योंकि एग्जाम्स की हो जाएगी और ऐसे में इस एग्जाम को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए कई जगहों पर सेंटर्स बनाए गए हैं और सुबह 10 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी। जितने भी 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है ये परीक्षा। तो इस बार 83 नए सेंटर्स बनाए गए हैं। रामनगर से गोविंद पाटनी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या इंतजाम किए गए हैं इस बार के बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड की परीक्षा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सुबह 10 बजे से ये परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। पहले दिन हिंदी इंटरमीडिएट हिंदी की परीक्षा होगी और नकल विहीन बनाने के जो दावे हैं वो भी पुख्ता तौर पर किए जा रहे हैं कि परीक्षाएं पूरी तरह से नकल विहीन होगी। इसके लिए बोर्ड ने जिला स्तर से लेकर अपने स्तर तक सचल दलों का गठन किया है। मतलब ये कह सकते हैं कि काफी सचल दल इसके लिए बनाए गए हैं जिससे कि नकल इन परीक्षाओं में ना हो। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बोर्ड परीक्षा इंटर में आज होने जा रही है, ये छात्र पहली बार बोर्ड परीक्षा देंगे क्योंकि इन्होंने जो 2021 में कोरोना के कारण जो परीक्षाएं नहीं हुई थी उस तरह से बिना बोर्ड एग्जाम दिए पास हुए हैं। तो इनके लिए भी पहला मौका है कि ये जो है बोर्ड परीक्षाएं इस बार देने जा रहे हैं। पहली बार ये अपनी बोर्ड परीक्षाएं देंगे। तो हाई स्कूल और इंटर में अधिकांश छात्र ऐसे होंगे जो पहली बार ही बोर्ड परीक्षाओं का जिनका बोर्ड परीक्षाओं से सामना होगा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बोर्ड परीक्षाएं इनके लिए काफी मायने रखती हैं और छात्रों में इसको लेकर के काफी उत्साह भी देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, लेकिन इन सब के बीच देखा जा रहा है कि तमाम जितने भी छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बार बहुत उत्साहित है क्योंकि केंद्रों को बढ़ाया गया है पिछली बार से। ऐसे में जो नकल करेगा या फिर जो नकलची हैं उनको भी संदेश देने के लिए अब नकल विरोधी कानून ला दिया गया है। तो इसको लेकर भी क्या जागरूक करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर? बिल्कुल, नकल विरोधी कानून का पूरा असर इन परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। मैं वैसे आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड बोर्ड है, यहाँ नकल की उतनी समस्या नहीं है। नकल यहाँ नहीं के बराबर होती है, तो नकल को लेकर के यहाँ पहले से अलर्ट है, तो नकल यहाँ नहीं के बराबर होती है। लेकिन जो नकल विरोधी कानून है, इसका असर पूरा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो केंद्र बढ़ाए गए हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र ऐसे नहीं बढ़े हैं। जो पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र है, जहां पर कम छात्र हैं, वहां पर केंद्र बढ़ाए गए हैं जिससे कि उनको सुविधा हो सके। और जो केंद्र जो नीचे मैदान में है, वहां पर करीब करीब उन केंद्रों की संख्या वही है। तो उस तरह से देख सकते हैं, जैसे जोशीमठ में ये कहा जा रहा है कि वहां छात्र अपने क्षेत्र का, अपने केंद्र का चुनाव खुद कर सकेंगे। ऐसी स्थितियां भी बोर्ड ने यहाँ पर दी हुई हैं। जी, ये बहुत खास इंतजाम किया है बोर्ड की तरफ से। बहुत शुक्रिया गोविंद जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं कैंट बोर्ड चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने गढ़वाल क्षेत्र के कैंट बोर्ड चुनाव को लेकर मीटिंग की है। करण माहारा का कहना है कि कांग्रेस ने कभी अपने अधिकृत प्रत्याशी कैंट बोर्ड चुनाव में नहीं उतारे हैं, लेकिन इस बार राज्य के सभी कैंट बोर्ड चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन हम पूरे दमखम के साथ कैंट बोर्ड का चुनाव लड़ेंगे। मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन हम इस बार देहरादून, लैंसडाउन, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि अभी तक ये देखने मिला कि आप लोग कहते हैं कि इसको ओपन छोड़ दो, उससे हमारा कैडर खत्म हो रहा है। जीत हार जो भी होगी, लेकिन कांग्रेस का कैडर, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा रहेगा। हल्द्वानी के पास हल्दू चौड़ इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में कुछ युवा आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, वीडियो में एक लड़का हाथ में तमंचा लहराते हुए भी दिखाई दे रहा है। शुरुआती जांच में तो पता चला कि मारपीट में शामिल सभी लोग नाबालिग हैं। विवाद की जड़ 2 लड़कियां बताई जा रही हैं, जो वीडियो में भी दिखाई दे रही हैं। पुलिस के मुताबिक भाई ने जैसे ही एक अनजान लड़के के साथ अपनी बहन को देखा, मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया।
मामला संज्ञान में आया है कि कुछ बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, वो आपस में किसी बात को लेकर उनमें बहस हो गई थी, जिसमें थोड़ा बहुत उनकी हाथापाई हुई है और 2 लोगों को चोटें आई हैं। तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाई गई है, वो रिपोर्ट आ जाएगी और इस मामले में अभी हम जांच चल रही है। हरिद्वार में धार्मिक संपत्तियों को अवैध रूप से बेचकर स्टाम्प चोरी का एक बड़ा खेल चल रहा है। शिकायत के बाद प्रशासन ने कई खरीदारों को 55 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चुकाने के लिए आदेश दे दिए हैं। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में अखाड़ों और आश्रमों की जमीनों पर सैकड़ों फ्लैट बनाकर बेचे जाते हैं, क्योंकि अखाड़ों की संपत्ति को रजिस्ट्री कर बेचा नहीं जा सकता। इसलिए 100 रुपए के स्टैंप पर एग्रीमेंट कर सैकड़ों लोगों को फ्लैट बेच दिए गए हैं। इस खरीद फरोख्त ने सरकार को चुकाई जाने वाली स्टैंप ड्यूटी की बड़े पैमाने पर चोरी की गई। 1000 फ्लैट में कम से कम एक फ्लैट पे लगभग 2.25 लाख का रेवेन्यू बनता है। 15,000 फ्लैटों से कलेक्ट होने वाली इतनी राशि समझ लो आप। लेकिन इसके साथ जो और अपराध महाराजों के द्वारा किया गया या अखाड़ों के संतों के द्वारा किया गया, वो बड़ा अपराध किया गया। उन्होंने सरकार की बिना अनुमति के भूजल का दोहन कर दिया। शिकायत मिलने के बाद शुरू हुई लंबी जांच के बाद प्रशासन ने सिर्फ 24 लोगों को स्टैंप ड्यूटी जमा करने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी खरीदारों पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। कुल 24 इसमें मामले आए थे, उसमें से 24 में से लगभग सारे अमाउंट को मिलाकर करीब 55 लाख रुपए इसमें अमाउंट बैठता है, जो एक प्रत्येक वाद में 1.5 लाख भी है, 2.5 लाख भी है, 2.25 लाख तक का इसमें जुर्माना किया गया। संतों के अखाड़ों की जमीनों का इस्तेमाल धर्म के प्रचार प्रसार और जन कल्याण के लिए होना चाहिए, लेकिन कुछ संतों और अधिकारियों के गठजोड़ से न सिर्फ धार्मिक संपत्तियां खुर्द-बुर्द हो रही हैं, बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का चूना लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। प्रदेश में गर्मियों में आगजनी की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इस सीजन में जंगलों में भी जमकर आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन प्रदेश में आग की घटनाओं पर काबू पाने वाला इमरजेंसी विभाग खुद ही संसाधनों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। 13 जिलों में 47 फायर स्टेशन हैं। इनमें काम करने वाले कर्मचारी भी 50% की कमी से देखे जा सकते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 545 के आसपास ही फायरमैन है, 1000 के करीब स्ट्रेंथ सैंक्शन है हमारी, तो ऑलमोस्ट 55% पे हम काम कर रहे हैं। प्रयास यही रहता है कि भाई मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं हमारे वो कवर अप हो जाएं। गर्मी का असर अभी से जंगलों में दिखने लगा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आग और पानी दोनों से ही परेशान है। ऐसे में वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्लान, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सूरज की ये तपिश कुमाऊं के तराई भाबर के जंगलों का तापमान तेजी से बढ़ा रही है, जिसका असर सीधा जल स्रोतों पर पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा आर्टिफिशियल तालाब यानी वाटर होल बनाने पड़ रहे हैं। जहाँ भी वाटर होल अभी बने हैं वहाँ पानी की स्थिति ठीक ठाक है, भाबर में भी ठीक है और तराई में तो नेचुरली होना ही होना है। भाबर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसको हम कोशिश करेंगे जो भी नदी नाले हैं या बोरिंग के कहीं सुविधा है, कहीं पर पानी डाइवर्ट हो सकता है, उसको भरने का प्रयास करते हैं। ये हमारा नियमित रूप से कार्यक्रम है। नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के इस मैदानी जंगल में वन्य जीवों का अच्छा खासा कुंदवा रहता है। पानी की एक एक बूंद इन परिंदों और जंगली जानवरों के लिए अनमोल है। जो हमारा भाबर जोन है, तराई जोन है, यहाँ पे हमारे पास जो वन्य जीव है खासतौर से जिसमें हाथी है, तेंदुआ है, बाघ है और जिसमें नीलगाय हैं, हिरन हैं, सांबर हैं, चीतल हैं, मोर हैं और भी जो चिड़िया हैं, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे गर्मी का प्रचंड गर्मी यहाँ पर पड़ती है वैसे वैसे पानी की क्राइसिस होती है।
जाहिर है ये वाइल्ड लाइफ स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों की भी पहली पसंद है। ऐसे में फॉरेस्ट फायर के सीजन के बीच पानी की कमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए चुनौती बनी हुई है और ये वाटर होल इसमें बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।